ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में हम जिस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वह 7 एकांकी नामक एकांकी संग्रह है। उसमें संकलित जो 7 एकांकी है उसमें से हमने पहली एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित औरंगजेब की आखिरी रात इसको पढ़ लिया है। उसके बाद में भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित ऊसर एकांकी के कुछ वाक्यांशों की पिछले वीडियो में हमने व्याख्या कर चुके हैं। आज हम जो चौथा प्रमुख गद्यांश है उसकी 6 प्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं जिन्होंने इच्छिक विषय हिंदी लिया है वो कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की, जिस बिंदु की आज हम चर्चा कर रहे हैं यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो आज हम जिस एकांकी की चर्चा कर रहे हैं वो है ऊसर एकांकी, जिसके रचयिता लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तो हम जो चौथा व्याख्या की दृष्टि से जो मार्मिक गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, विशेष या टिप्पणी होते हैं। वह कुछ नहीं लखनऊ में जब हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तो हम लोग आगा तुराव से हाते के पास एक बगल में रहते थे। हम वहाँ 3 हिंदू थे और तीन चार ही घर मुसलमानों के थे। खैर हम लोग सब मिलाकर उन मुसलमानों के पास गए कि या तो वे लोग हाथा छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं या हम लोग हिंदुओं की। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वे लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और लाठियाँ लिए अपने सामान और बच्चे बीवी लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी तरह यूरोप में भी सब एक दूसरे से। तो ये इस एकांकी का प्रमुख गद्यांश है। अब हम इसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित ऊसर एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। गृह स्वामी, प्रस्तुत गद्यांश में गृह स्वामी के घर पर वह स्वयं एक मोटी रमणी, गृह स्वामी की पत्नी तथा अन्य लोग उपस्थित हैं। वे तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
उनमें आपस में संवाद हो रहा है। विशेष रूप से वे गांधी जी, विक्टोरिया और राजनीति से संबंधित अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। तभी गृह स्वामी को अपनी एक पुरानी घटना स्मरण हो आती है और वह उन सबको सुनाता हुआ ये सब कुछ बता रहा है। उसी का इस गद्यांश में वर्णन लेखक कर रहा है। तो अब हम वाक्य का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में गृह स्वामी अपने घर आए आगंतुकों से कहता है, क्या कहता है कि उसे अपने जीवन का कोई और किस्सा तो याद नहीं है। हाँ, वह उस किस्से को सुना रहा है जो घटना उनके सामने घटित हुई है, उसको वो सुना रहा है। जब वह लखनऊ में रहता था, जिन दिनों हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ था, आपस में फसाद हुआ था, उन दिनों वह आगा तुराब के अहाते के पास एक बंगले में रहा करता था। जगह का नाम था आगा तुराब के अहाते। जिस बंगले में वह रहता था वहाँ हिंदुओं के तीन परिवार रहा करते थे और मुसलमानों के भी लगभग 3-4 घर वहाँ थे उसी जगह पर। वहाँ हिंदू और मुसलमान परिवार आपसी भाईचारे और मेल जोल से रहा करते थे। उनमें न तो परस्पर तनाव था और न ही किसी बात को लेकर झगड़े ही हुआ करते थे। बहुत बढ़िया शांति से वो रहते थे। सभी के मध्य परस्पर आत्मीयता व सहयोग के संबंध थे, सहयोग की भावना थी। फिर भी जितने हिंदू परिवार थे उनके लोग मुसलमानों के पास पहुँचे। हम लोग उन्हें समझाना चाहते थे कि या तो वे लोग अपने इस स्थान को छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं, और यदि वे यहीं रहना चाहते हैं और अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वे लोग इस स्थान को छोड़कर हिंदुओं की बस्ती में चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम हिंदू और मुसलमान अब साथ साथ नहीं रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो चुकी हैं, बदल चुकी है परिस्थितियाँ, या परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है। और इन परिस्थितियों में हम लोगों का साथ साथ रहना उचित नहीं होगा। किसी भी समय कोई दंगा भड़क सकता है, कोई फसाद हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ जाए। जब हम उन मुसलमान परिवारों को समझाने के उद्देश्य से उनके पास पहुँचे तो हमने पाया कि वे मुसलमान तो हिंदुओं से पहले ही डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अर्थात उनके मन में भविष्य की अनहोनी को लेकर भय समाया हुआ था, भय व्याप्त था उनके दिल और दिमाग में। हम लोगों ने देखा कि उन मुसलमानों ने सुरक्षा के लिए लाठियां ले रखी थी और वे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरे स्थान पर जाने को तत्पर थे। वस्तुतः गृह स्वामी आगंतुकों को बताना चाहता है कि वह सांप्रदायिक सद्भाव का पक्षधर था, कि आपस में मेल जोल बना रहे, दोनों संप्रदायों में, हिंदू और मुसलमानों में आपस में भाईचारा बना रहे। और वह नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमानों में परस्पर झगड़े व तनाव हो। इस कारण वह अपने अन्य हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान परिवारों को समझाने गया था। ऐसा कहकर गृह स्वामी यह स्पष्ट करना चाहता है कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य को निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को आवश्यक बताया है, कि सांप्रदायिक सद्भाव होना आवश्यक है, तभी
देश प्रगति, उन्नति या विकास कर सकता है। और प्रस्तुत अवतरण में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरस, कौतूहलपूर्ण, प्रभावमयी है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा विचार और भावों के अनुकूल है तथा कथ्य को भली प्रकार स्पष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। अब अगला 5वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। यह समझता है कि वह हम लोगों से बहुत ऊंचा है। यह समझता है कि वह हम लोगों से बहुत ऊंचा है और जो नौकर मालिक का संबंध हम में है इस कदर इसको छोटा बना देता है कि वह हमारा मुकाबला भी नहीं करता। उनका पाक ख्याल है कि वह लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब हम इस गद्यांश का, इस मार्मिक अंश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांक की संग्रह में संकलित भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी ऊसर से उद्धृत है या अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक चित्रण करता है, वर्णन करता है कि गृह स्वामी के घर पर कुछ लोग आए हुए हैं। वे सब एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। एक मोटी रमणी ट्यूटर के बारे में जानना चाहती है। तब गृह स्वामिनी कहती है कि वह बेबी के लिए रखा है, बेबी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखा है, जो कि वो ट्यूशन पढ़ाता है और जान के लिए आफत हुआ जा रहा है। इसी प्रसंग में यह अवतरण उसका ही कथन है। अब हम व्याख्या का 3रा सोपान है, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में गृह स्वामिनी कहती है कि ट्यूटर अपने आप को हम लोगों से बहुत ऊंचा मानता है, किंतु है तो वह हमारा नौकर ही ना। नौकर मालिक का संबंध ही उसे छोटा बना देता है। स्वयं को नौकर समझकर वह हमारा मुकाबला नहीं कर पाता। वैसे वह यह सोचता है कि वह लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट अर्थात बौद्धिक प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो ट्यूटर को अपनी होशियारी, पढ़ाई आदि का घमंड है, जिससे वह स्वयं को हमसे बड़ा मानता है, किंतु ट्यूटर के रूप में हमारा नौकर होने के कारण वह हमसे दबता भी है। वह सोचता है कि वह एक बौद्धिक प्रयोग कर रहा है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वर्णन किया है कि आज के युवकों के सोच का या सोचने का हमें संकेत प्रस्तुत गद्यांश में मिलता है और नौकर में मालिक के आगे छोटेपन का भाव आ जाना स्वाभाविक है। नौकर के उसके मालिक के सामने तो नौकर की क्या औकात है कि वो अपनी मान बढ़ाई करे। तो इसी भाव को उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रित किया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या कहानीकार या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम
इस एकांकी का जो आखिरी प्रमुख गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। उन्हीं का नहीं आज सब जवान आदमियों का यह हाल है, यह हाल है। वे किताबों के अधकचरे असर से बगावत तो करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते। और मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार की युवक की ओर देखकर नज़र हटा लेता है, ये बगावत किसके खिलाफ है? आप नेचर से वैर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप छत से गिरेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिर फटने से नहीं रोक सकती है। तो अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित ऊसर एकांकी शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में जब आए हुए मेहमानों को गृह स्वामिनी मिसेस सिवल ट्यूटर के विचारों के संबंध में कुछ कहती है तो उसी का समर्थन करते हुए वे बात को आगे बढ़ाते हुए गृह स्वामी मिस्टर सिवल ये शब्द कहता है। उसी का प्रस्तुत गद्यांश में लेखक वर्णन कर रहा है या एकांकीकार वर्णन कर रहा है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह ट्यूटर ही विचित्र आदमी नहीं है, यह ट्यूटर ही विचित्र आदमी नहीं है या अपने को पढ़ा लिखा होने से ऊंचा नहीं मानता है, वरन आज तो हर पढ़ा लिखा आदमी समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने आप को बड़ा समझता है। पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। आज यह है कि शिक्षा ने युवकों में नम्रता के स्थान पर एक विशेष प्रकार का अहंकार उत्पन्न कर दिया है। पढ़े लिखे लोगों में क्या है, गर्व और घमंड व्याप्त हो गया है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति किताबों के माध्यम से व्यवहार व जीवन जगत का आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस अधकचरे ज्ञान के बल पर ही एक वैचारिक क्रांति कर समाज या राष्ट्र के सब मानदंडों व मान्यताओं को बदल देना चाहते हैं। छोटे बड़े ऊंच नीच के भेद को समाप्त कर समाजवाद, गांधीवाद, न मालूम किस किस बाद के नाम पर बगावत करना चाहते हैं, परंतु ये बगावत कर नहीं सकते हैं क्योंकि बगावत के पीछे जो संकल्प, शक्ति व निष्ठा चाहिए वह इनमें नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये बुद्धिवादी या इंटेलेक्चुअल लोग जो बगावत या क्रांति करते हैं या करना चाहते हैं वे किसके खिलाफ है? वह अपने समाज में अपनी नीम के साथ ही तो है। अब यहाँ कोई अंग्रेजों जैसा विदेशी शासक थोड़े ही है। अंग्रेज तो चले गए हमारे देश को छोड़कर, जिसके खिलाफ बगावत करके हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो। इन बुद्धिवादी लोगों की बगावत तो अपनी नींव अर्थात समाज के साथ ही है, परंतु ये इतना नहीं जानते कि नेचर अर्थात प्रकृति के साथ बैर करना या बगावत करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसी बगावत कभी सफल नहीं होती है। ऐसी क्या है, बगावत कभी भी सफल नहीं हो सकती है। आस यह है कि मनुष्य प्रकृति से ही छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा होता है।
उसकी प्रकृति या नेचर में बुद्धि द्वारा कोई परिवर्तन करना एक असफल प्रयास है। वास्तव में नेचर से हम बैर नहीं कर सकते, प्रकृति से हम किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि छत पर से गिरेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। इसी प्रकार नेचर या प्रकृति से की गई बगावत या दुश्मनी कभी सफल नहीं होती है, वो विफल होती है अंत में जाकर। और आज के सब पढ़े लिखे लोग किताबों के अधकचरे ज्ञान से समाज में एक क्रांति करके समानता की भावना लाना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। यह उनका एक असफल प्रयास ही होगा, चाहे समाजवाद के नाम पर किया जाए, चाहे गांधीवाद के नाम पर, और चाहे और किसी नाम पर, लेकिन वो सफल नहीं हो सकते। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इस गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में वक्ता गृह स्वामी के विचारों के साथ ही उसके चरित्र का उद्घाटन भी हुआ है। शैली में प्रभाव है, रोचकता है तथा अपने कथन को समझाने की सामर्थ्य है। स्वयं ही प्रश्न करना व स्वयं ही उत्तर देना आज एक फैशन है जो व्यर्थ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो ये कहानी हमने पूर्ण रूप से इसका हमने अध्ययन कर लिया है। इसके जो लेखक है, एकांकीकार है, उसका हमने इसमें परिचय, जीवन परिचय और एकांकी का सार और एकांकी के प्रमुख जो गद्यांश है उनकी सप्रश्न व्याख्याएं हम कर चुके हैं। अब हम अगली एकांकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो तीसरे नंबर की एकांकी है, वैसे टोटल इसमें 7 एकांकी है, इसमें तीसरी एकांकी है पर्दे के पीछे। इसके जो एकांकीकार है या लेखक है उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट का थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद में इस एकांकी का सार देखेंगे और यदि समय रहेगा तो इस एकांकी के प्रमुख जो गद्यांश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले उदय शंकर भट्ट को थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है उस पर प्रकाश डालते हैं। उदय शंकर भट्ट जी मुख्यतः सामाजिक नाटककार हैं। सामाजिक एकांकी और नाटक इन्होंने लिखे हैं। उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन है। उन्होंने अपनी एकांकियों में वर्तमान समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली विविध समस्याओं तथा उनसे संघर्षों, कुरीतियों, धर्म आडंबरों, अनाचार, अंधविश्वास तथा आर्थिक कष्टों का चित्रण किया है। उन्होंने अपनी नाटक रचना का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सद उपदेश स्वीकार किया है। एकांकी नाटक लिखते समय मेरी प्रवृत्ति जीवन विश्लेषण की ओर अधिक रही है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसका एनालिसिस, उसका विवेचन विश्लेषण करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं मानता हूँ नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं है, नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं करता है, वह उसके साथ जीवन वर्णन भी है, संपूर्ण जीवन का वृत्तांत भी होता है। आपके प्रहसन कटु व्यंग न होकर निर्मल हास्य के उदाहरण हैं। उनकी एकांकियों के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं देखते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि बे का मतलब उदय शंकर भट्ट जी, वे प्राचीन संस्कारों का आदर्श लेकर नवीन यथार्थ के प्रति जागरूक रहे हैं। उनमें मानव के प्रति सहज निष्ठा, जीवन के प्रति सच्चा अनुराग और उस निष्ठा तथा अनुराग को मूर्त रूप देने की लगन है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है उदय शंकर भट्ट जी के प्रति। भट्ट जी ने रेडियो तथा रंगमंच दोनों के लिए एकांकी लिखे हैं। भट्ट जी की सबसे बड़ी देन उनके भावनाट्य है। भट्ट जी ने अपने चरित्रों के बारे में लिखा है कि शंभ लिखा है उन्होंने, मेरे नाटकों में चरित्र के अनुसार घटनाएं होती हैं, घटनाओं के अनुसार चरित्र नहीं, तथा मेरे सामाजिक एवं हास्यमूलक नाटकों के पात्र या तो मेरे मित्र हैं या वे लोग जिन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। सभी पात्र परिचित है, जाने सुने हैं। उनकी दुर्बलताएं, कुरूपताएं खुलकर व्यक्त हुई हैं। लोगों के घर चाय पीते, बातें करते, हंसी मजाक करते मैंने उन्हें और उनकी पत्नियों, बहनों, माओं को अपने नाटकों का पात्र बनाया। ये शंभ उदय शंकर भट्ट ने अपने बारे में लिखा है। भट्ट जी ने अपने एकांकियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इनके कुछ एकांकियों को छोड़कर शेष सभी को रंगमंच पर सफलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, या इनकी जो एकांकी और जो नाटक है उनका मंचन रंगमंच पर, स्टेज पर आसानी से किया जा सकता है। एकांकियों की भाषा सुबोध और शिल्प कथ्य के संप्रेषण के अनुसार है या अनुरूप है। तो ये संक्षिप्त में इस पर्दे के पीछे नामक जो एकांकी है उसके लेखक है उदय शंकर भट्ट का ये संक्षिप्त परिचय या जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व या कृतित्व है उसका विवेचन कर चुके हैं। अब हम पर्दे के पीछे जो एकांकी है उसका संक्षिप्त में थोड़ा सा हम इसका कथासार या यूँ कहें कि इसका सारांश है उसको हम देखते हैं। पर्दे के पीछे एकांकी का सारांश। उदय शंकर भट्ट की एकांकी पर्दे के पीछे आधुनिक जीवन में व्याप्त दोहरे चरित्र, दोहरे मानदंडों के साथ जीवन जीने वाले व्यक्तियों का पर्दाफाश करने वाली जीती जागती एकांकी है। एकांकी का मूल पात्र सेठ छितरमल है जो कि दोहरे चरित्र के साथ जीता है। इसका चरित्र है जो दोहरा है। एक ओर तो वह बेईमानी और भ्रष्टाचार से काफ़ी धन कमाता है, तो दूसरी ओर वह समाज में अपनी छवि को बनाने के लिए पशु पक्षियों का एक अस्पताल खोलता है और उसमें एक डॉक्टर नियुक्त करता है जहां पशु पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। वह ज़रूरतमंदों को दान देता है, मंदिरों में पूजा करवाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। उसका मानना है कि आखिर पाप कौन नहीं करता, पाप सभी लोग करते हैं। पाप तो सभी करते हैं। राजनेता जन सेवा के नाम से चंदा लेते हैं और दिखावे के लिए खादी के कपड़े पहनते हैं। यदि वह पाप करता है तो वह दान पुण्य भी करता है। दूसरी ओर सेठ छितरमल दान पुण्य की ओट में अनैतिक धंधे करता है। यद्यपि वह जाहिर तौर पर दान पुण्य करता है और लोगों के सामने स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करता है, जब नेता लोग उसके पास चंदा लेने आते हैं तो वह
उनको मनचाहा चंदा देता है और उनकी खूब खातिरदारी करता है, आप भगत करता है। वह एक अवसरवादी की भांति अच्छी तरह से जानता है कि नेता लोग भी पूरी बेईमानी से समाज की सेवा करते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से वह उन्हीं नेता लोगों की चापलूसी करता है। वह आयकर बचाने के लिए एक और तो अपने मुनीम से कहकर बइयों व दस्तावेजों में हेर फेर करता है और सोचता है कि अब आयकर अधिकारी तो क्या उसका बाप भी उसे पकड़ नहीं सकता है। सेठ आयकर से बचने के लिए अपने डॉक्टर के वेतन में 10 रुपये की वृद्धि कर देता है, परंतु इसके पीछे उसका उद्देश्य यह है कि डॉक्टर अपने परिचित आयकर अधिकारी से उसका काम करवा दे, जिससे वह आयकर देने से बच जाए और लाखों रुपये की कर चोरी करके धन जुटाने का जुगाड़ कर सके। सेठ मानता है कि धन जोड़ने की योग्यता हो तभी धन जुड़ता है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि वह ब्लैक मार्केट का काम करता है और सरकार का दुश्मन है। वह गरीबों का खून चूसता है और देश व समाज में गरीबी को फैलाने में जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी जैसी योग्यता व क्षमता गरीबों के पास होती तो वे भी उसके समान धनी बन जाते। वह सोचता है कि पहले रुपये कमाने की चिंता, बाद में चोर लुटेरों से उसे बचाने की चिंता। सेठ छितरमल का एक किराएदार है रामचंद्र, जिसे उसने मकान खाली करने का नोटिस दे रखा है, सूचना दे रखी है कि मेरा मकान खाली कर दो। पुलिस रामचंद्र से मकान खाली करवाने भी आ जाती है। जब रामचंद्र सेठ छितरमल से मकान खाली न करवाने के लिए अनुनय विनय करता है तो सेठ छितरमल का मन नहीं पसीजता है और वह उल्टे उसे धमकी देता है। तभी डॉक्टर आयकर अधिकारी को लेकर आता है तो ज्ञात होता है कि आयकर अधिकारी रामचंद्र का परिचित है, क्योंकि आयकर अधिकारी आते ही रामचंद्र से कुशलता के समाचार पूछता है कि और क्या हालचाल है। यह देखकर सेठ का व्यवहार एकदम बदल जाता है। वह पुलिस को फ़ोन करके सूचित करता है कि उसे रामचंद्र से मकान खाली नहीं करवाना है। यही नहीं, वह मौके की नज़ाकत को समझते हुए रामचंद्र से कहता है कि उसे मकान खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह जब तक चाहे मकान में रह सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी सेठ छितरमल के माध्यम से उन व्यक्तियों पर करारा व्यंग करती है जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रस्तुत एकांकी के जो प्रमुख और मार्मिक गद्यांश हैं उनकी सविस्तृत व्याख्या करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।